नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीआर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है आपके सामने जो है इसका सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं इंडिया जीके का। और इंडिया जीके के अंदर जो है आज का जो टॉपिक है वो है आपका संघर्षकालीन भारत। क्या है? संघर्षकालीन भारत का जो है टॉपिक है साथियों। इसको जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। संघर्षकालीन भारत का ये आपके टॉपिक है जो कि आपके 1206 से लेकर आपके 1757 तक का माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो घटनाएं हुई हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लेना है। और साथियों देखिए नीचे आपको जो है हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अगर आप जो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर आप एक्टिव हैं तो वहां पर जो है आप एनवीआर एजुकेशन को सर्च करें और आप जो है हमारे साथ जरूर जुड़े साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो काल है आपके 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है साथियों। अब देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो होते हैं। तो देखिए भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, भारत पर जो है विदेशी जो लोग थे वो बार बार जो है आक्रमण कर रहे थे। और अमर खलीफा के समय, ध्यान दीजिएगा, अमर खलीफा के समय जो है 636 ईस्वी में अरबों द्वारा ठाणे यानी थाने पर जो है पहला आक्रमण किया गया था। पहला आक्रमण किस पर किया गया था? अमर जो खलीफा था, अमर खलीफा के समय जो है 636 ईस्वी में जो है अरबों द्वारा ठाणे पर जो है यानी जिसको थाने भी बोला जाता है तो थाने पर पहला आक्रमण किया गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, महमूद बिन कासिम जो है वह सिंध के राजा दाहिर में भयानक संघर्ष हुआ था। किस किस के बीच में साथियों? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर। कब हुआ था? 712 ईस्वी के अंदर। ठीक है, यहां पर इनके बीच में जो है संघर्ष हुआ था। मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान से हारना पड़ा था। किसको? मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान से जो है हारना पड़ा था। ये पॉइंट्स हमने जो है इंपोर्टेंट जो घटनाएं थी उसके ऊपर जो हमने जब वीडियो बनाया था अलग से उसके अंदर जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान से हारना पड़ा था। ठीक है, परिस्थितियों के कारण जो है 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम राज्य की जो है शुरुआत हुई थी। कब? 1206 ईस्वी में जो है भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई थी साथियों। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो देखिए इसके अंदर जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है साथियों, वो है आपके गुलाम वंश का। ठीक है, तो गुलाम वंश के अंतर्गत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आपके समय अवधि माना जाता है वो है साथियों आपके 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। इसके अंदर देखिए आप भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 1206 ईस्वी में ऐबक का राज्यारोहण हुआ था। कब? 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ था साथियों। अब देखिए मलिक और शिपह सालार की उपाधियां भी इन्होंने धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां? मलिक और शिपह सालार। याद रखना है दोनों की दोनों उपाधियों को, आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। मलिक और सिपाह सालार की उपाधियां किसने धारण की थी? तो वहां पर आप बता सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब देखिए उदारता के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला, यानी उदारता के कारण जो है लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला तथा हातिम द्वितीय के नाम से भी यह प्रसिद्ध हुआ था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन कौन से नाम से? लाख बख्श तथा हातिम द्वितीय। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। अब देखिए आपके इसकी जो राजधानी है वो है आपके लाहौर। ठीक है, लाहौर मान जाती है। ठीक है, तुर्की। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसके अंदर ही पॉइंट आता है अपना हसन निजामी। ठीक है, हसन निजामी जिसको ताज उल माहिर तथा फक्र ए मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किसको जो है संरक्षण प्रदान किया था। तो देखिए हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को जो है इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यानी दिल्ली में तथा 2.5 दिन का झोपड़ा जो आप सभी ने सुन रखा है। तो देखो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में तथा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है नामक 2 मस्जिदों का निर्माण किसने करवाया था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद मानी जाती है साथियों। याद रखने का, भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद कौन सी है? तो वो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक।
साइड में देख लीजिए, आपके यहाँ पर मैंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पिक्चर भी लगाया है, ताकि आप जो है कभी भी आपके एग्जाम के अंदर सॉरी आपको जब कभी भी आपको इंटरनेट के ऊपर कोई सर्च करने के अंदर प्रॉब्लम आए तो आप इस पिक्चर को देख के वहाँ पे पता लगा सकते हैं ये कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को जो है आपको एक बार याद कर लेना है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, अगर आप नहीं ले पाए हैं तो आप जो है नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी जो है PDF एज इट इज वहाँ पर मिल जाएगी साथियों। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा पास पॉइंट आ रहा है साथियों, वो है आपके इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में है? इल्तुतमिश के। ठीक है, तो इल्तुतमिश का जो समय अवधि है, समय काल जो आपका इसका कार्यकाल माना जाता है वो आपके 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। ठीक है, 1210 से 36 ईस्वी के बीच में जो है इल्तुतमिश का जो है आपके कार्यकाल माना जाता है, समय अवधि माना जाता है, आप कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली जो सल्तनत थी उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। इसने रणथंबोर, मंडोर, देखो रणथंबोर हो गया, मंडोर, जालोर तथा ग्वालियर पर अधिकार किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने किस किस पर जो है आपका अधिकार किया था? तो देखो जालोर, रणथंबोर, मंडोर और ग्वालियर पर जो है इसने अपना आधिपत्य जमाया था। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद गोरी ने जो है 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय है इल्तुतमिश की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे दास्ता से मुक्त किया था। किससे? दास्ता से उसको मुक्त किया था। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है, किसके कारण? उसकी जो बहादुरी थी उसकी वजह से जो है उसको दास्ता से मुक्त किया था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इल्तुतमिश ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। ठीक है, इल्तुतमिश ऐबक का जो है दामाद और उत्तराधिकारी था। यह इल्बारी तुर्क था। क्या था? इल्बारी तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। उसने मालवा पर आक्रमण कर मिल्ला के दुर्ग को लूटा था। किसका? मिल्ला के दुर्ग को लूटा था। किसने? इल्तुतमिश ने। याद रखना है आपको साथियों पॉइंट, जो भी आपके सामने मैं लेके आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्टिफाइड जो गाइड है उससे जो है मैंने आपके सामने रखे हैं। इल्तुतमिश ने जो है मिनहाज उस सराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया था। तो एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि आपके इल्तुतमिश ने किसको संरक्षण प्रदान किया था? तो मिनहाज उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को जो है संरक्षण प्रदान किया था। अब देखिए इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जो है चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने जो है आपके शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, याद रखने आपको शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो इल्तुतमिश। ठीक है, चांदी का टक्का तथा तांबे का जीतल भी इसी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, इसी के द्वारा जो है चलाया गया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। किस प्रथा की शुरुआत की थी? इक्ता। एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी तो आप बता सकते हैं कि इल्तुतमिश ने जो है आपके इक्ता प्रथा की जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए आप 1229 ईस्वी की बात करें अब हम। ठीक है, तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा, ठीक है, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अब्बासी से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक है, कब किया था? 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अब्बासी से जो है इन्होंने मान्यता का अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखिए 1221 की बात कर रहे हैं। तो 1221 में चंगेज खां के आक्रमण, 1221 ईस्वी में जो है चंगेज खां के आक्रमण का खतरा, परंतु इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म, ठीक है, ख्वारिज्म के जलालुद्दीन मांगरबरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मांगबरनी को जो है शरण न देकर चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचाया था। किसके आक्रमण से? चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं 1231 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना साथियों, इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। 1231 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था साथियों? इल्तुतमिश के द्वारा जो है
इल्तुतमिश ने जो है आपके कुतुब मीनार का जो है निर्माण पूरा करवाया था। ये साइड में देखिए, इसका भी जो है पिक्चर मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, यह आपके इल्तुतमिश का जो है पिक्चर है साथियों, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाए उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पर देखिए नीचे आपको जो है व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी जो है हमें लिखकर सेंड कर दें। आप हमारे जो है व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप के अंदर जरूर जुड़ेंगे, और आप जो है हमें टेलीग्राम के ऊपर जो है आप जो है जरूर ज्वाइन करें। वहां पर जो है इसकी पीडीएफ आपको जो है डायरेक्ट आपको जो है डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगी साथियों, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, एनवीआर एजुकेशन सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर और वहां पे हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं रजिया सुल्तान, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र महिला थी। कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र महिला थी। कौन? रजिया सुल्तान। आपको याद रखना है, इनका शासनकाल आपके या इनका जो कार्यकाल माना जाता है 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है, ठीक है। रजिया ने जो है पर्दा त्याग दिया था, ठीक है। पर्दा जो आपके पर्दा की जो संस्कृति थी वो आपकी जो है पर्दा जो था वो उन्होंने त्याग दिया था, और पुरुषों के सम्मान कुबा यानी कोट बोल सकते हो, ये देखो इस पिक्चर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पुरुषों के सम्मान कुबा यानी कोट व कुलाहा यानी टोपी पहनने लगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर टोपी भी आपको पहने हो, मैंने यहाँ पर जो पिक्चर आपके सामने लगा दी है, ये आपके रजिया सुल्तान की जो है पिक्चर है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो है पर्दा त्याग कर जो है पुरुषों के समान कुबा यानी कोट और टोपी यानी जिसको कुलाहा बोला जाता है वो पहनने लगी थी, ठीक है। अबिसिनियाई, ठीक है, अबिसिनियाई हबसी जमालुद्दीन याकूत को जो है अमीर ए अखुर यानी अश्वशाला का प्रधान यानी उसका जो पद होता है अश्वशाला के प्रधान पद पर जो है उसको बिठा दिया था। किसको? अबिसिनिया हबसी जमालुद्दीन याकूत को जो है अमीर ए अखुर जिसको अश्वशाला का प्रधान जो है कहा जाता है उसके पद पर बिठाया था। अब देखिए रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया ने किस से विवाह किया था? एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे अल्तुनिया से जो है विवाह किया था। किसने? रजिया सुल्तान ने, ठीक है। लास्ट इसका पॉइंट देखते हैं 13 अक्टूबर 1240, ठीक है। 13 अक्टूबर 1240 को जो है रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान की जो हत्या कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 13 अक्टूबर 1240 को, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ रहे हैं साथियों। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे सामने। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो अब देखिए नसीरुद्दीन महमूद के अंदर को देखिए 1246 से लेकर 1265 तक 1265 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है। अब देखिए वास्तविक शक्ति बलबन के हाथों में थी, ठीक है। बलबन को उगलू खां उलूग खां की उपाधि तथा नायाब ए मुलमकत का जो है पद प्रदान किया गया था। किसको? बलबन को। अब देखिए मिनहाज उस मिराज, यहां पर देखिए आप मिनहाज उस सिराज ने जो है तबकाते नसीरुद्दीन महमूद को जो है समर्पित की थी, ठीक है। आपके नसीरुद्दीन महमूद को जो है समर्पित की थी तबकाते नासिरी, ठीक है। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था जिसे नेता इमामुद्दीन रिहा था। जिसका नेता कौन था? इमामुद्दीन रिहान। ये किसके शासनकाल में जो है बात हो रही है? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल की बात हो रही है, जिनका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं साथियों। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने सामने है बलबन के बारे में, ठीक है। तो बलबन के बारे में देखो पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो बलबन का जो है आपके कार्यकाल या शासनकाल आप मान सकते हैं 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक जो है बलबन का आपके शासनकाल या कार्यकाल माना जा सकता है। अब देखिए गयासुद्दीन बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है, ठीक है। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात ही है। यानी पहला तो स्थान इनके अनुसार मानना था कि पैगंबर है और उसके बाद जो है सुल्तान का जो है यहाँ पर ईश्वर के सम्मान जो है उसको माना जाता है। अब देखिए बलबन स्वयं को अप्रासियाब वंशज का मानता था। किसका? अप्रासियाब वंशज का मानता था। कौन? बलबन खुद। बलबन ने चालीसा या तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था। किसका? चालीसा या
तुर्कान ए चहलगानी का जो है दमन किया था किसने? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने सिजदा, ठीक है, बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक ईरानी प्रथा शुरू की थी। कौन कौन सी? सिजदा और पैबोस। ठीक है, सिजदा और पैबोस नामक ईरानी प्रथा शुरू की थी तथा ईरानी त्योहार नेरोज का शुरुआत की थी। ठीक है, ईरानी आपके ईरान के अंदर जो है एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है आपके नौरोज। ठीक है, नौरोज नाम की एक त्योहार होता है, उसको जो है शुरुआत किसने की थी? आपके बलबन ने जो है इस त्योहार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए 1279 ईस्वी की बात हो रही है। तो 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरील खां के विद्रोह का दमन किया था। किसका? तुगरील खां के विद्रोह का दमन किया था। कब? 1279 ईस्वी में। ठीक है, और ये कौन थे? आपके बंगाल के जो है सूबेदार थे। कौन? बलबन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मंगोलों का मुकाबला करने के लिए दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। किसने? बलबन ने। ठीक है, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए, मंगोलों के द्वारा जो आक्रमण किए जाते थे उससे जो है बचने के लिए, ठीक है, या उनसे आक्रमण करने के लिए जो है उनसे मुकाबला करने के लिए जो है दीवाने आरिज नामक एक सैन्य टुकड़ी विभाग का जो है आपके गठन किया था। ठीक है, किसने? बलबन ने। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसकी? रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी साथियों? बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। अब देखिए अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा महमूद के समय शुरू किया था। किसका? शहजादा महमूद के समय जो है इन्होंने अपना समय शुरू की था। लास्ट देखिए बलबन की मृत्यु के पश्चात केकुबाद और उसके बाद उसका पुत्र करियुमस गद्दी पर बैठा था। पहले कौन बैठा था? केकुबाद, और उसके बाद कौन बैठा था? करियुमस जो है उसकी गद्दी पर बैठा था साथियों। ठीक है, यहाँ पर जो है ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। ये आपके देखिए साइड में आपको मैंने जो है बलबन का पिक्चर जो है आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। ये है आपके है बलबन, जिनका शासनकाल 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं साथियों। एक बार जो है जम के इस वीडियो को जो शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि आप सभी का सपोर्ट ऐसे मिलता रहे और अपना चैनल जो है आपके सहयोग से जो है आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, वह है आपके खिलजी वंश से रिलेटेड। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में हम बात करेंगे हम। तो देखिए खिलजी वंश के बारे में बात कर रहे हैं साथियों, याद रखिएगा आप। तो खिलजी वंश का जो शासनकाल आपकी जो माना जाता है, खिलजी वंश काल आपके माना जाता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश माना जाता है। अब पहला देख लीजिए आप जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अब हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको खिलजी वंश का जो है शासनकाल या कार्यकाल उनका पूछा जाए तो आप बताएंगे 1290-1320 तक। ठीक है, अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में बताया जाता है कि 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल माना जाता है। अब देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था साथियों? जलालुद्दीन खिलजी जो है आपके खिलजी वंश का प्रथम शासक माना जाता है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के लिए सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, वो कौन था? आपके जलालुद्दीन था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजधानी जो है इसकी किला खेरी को बनाया गया था। ठीक है, किसके? आपके जो राजधानी है आपके किला खेरी को बनाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है आपके खिलजी वंश की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो वो है आपके कि ईरानी फकीर सीदे मौला। ठीक है, सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया था। ठीक है, किसको? ईरानी फकीर था, एक ईरान के अंदर जो फकीर था जिसका नाम था सीदी मौला। ठीक है, उसको जो है हाथी के पैरों तले कुचलाया गया था। लास्ट पॉइंट देखिए इसका, तो वह है आपके 19 जुलाई के बारे में। ठीक है, तो 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा नामक स्थान पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की गई थी? 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपके कड़ा नामक स्थान पर जो है जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या कर दी थी साथियों। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले सकते तो जो मैं आपको नीचे जो है इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम के अंदर भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं अब हम।
तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने सामने। नेक्स्ट पॉइंट है आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इनका जो काल कब से कब तक माना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है आपके 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल माना जाता है। अब देखिए यह एक खिलजी वंश का जो है महान शासक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और वैसे इसका नाम भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। वैसे देखा जाए तो आपको कई बार एग्जाम और किताबों के अंदर इसको देखने को मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महान शासक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी वंश का। दिल्ली में देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम साथियों। दिल्ली में बलबन का जो लाल महल था, इसके अंदर जो है इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। ठीक है, दिल्ली के बलबन के लाल महल में जो है इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। इसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर आदि पर विजय प्राप्त की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की जो है उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो सिकंदर द्वितीय और सिकंदर सानी की जो है उपाधि धारण की थी खिलजी वंश ने। ठीक है, अब देखिए 1299 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा कुतलुग ख्वाजा का आक्रमण किया था। ठीक है, कुतलुग ख्वाजा पर जो है इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, 1299 ईस्वी में। अब देखिए 1301 की बात करें तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है हमीर देव से रणथंभौर जीता था। किससे? हमीर देव से जो है रणथंभौर कब जीता था? 1301 ईस्वी में। किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे? हमीर देव से। ठीक है, रणथंभौर जीत लिया था। ठीक है, अब देखिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ जीता इन्होंने। देखो अब जो ये इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की वो देखो मैं आपको बता रहा हूं। 1301 में इन्होंने जो है रणथंभौर जीता था, 1303 में इन्होंने चित्तौड़ जीता था। और देखिए अब चित्तौड़ का नाम बदलकर उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, जो चित्तौड़ था उसका नाम बदलकर इन्होंने जो है अपना जो पुत्र था उसका नाम था खिज्र खां, उसको पर जो है आपके खिजराबाद कर दिया गया था। अपना पुत्र का नाम था उसका खिज्र खां। ठीक है, तो उसके नाम पर जो है चित्तौड़ का नाम उन्होंने बदलकर खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़ अभियान में अब देखिए चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था और 1311 में जो है जालोर को इन्होंने जीता था। तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है 1301 के अंदर रणथंभौर जीता, 1303 में आपके इन्होंने चित्तौड़ जीता था। और चित्तौड़ के ऊपर जो है इन्होंने अपने पुत्र का नाम जो था आपके खिज्र खां, उसका जो है उसके नाम के आधार पर इन्होंने है उसका चित्तौड़ का नाम जो है बदलकर इन्होंने खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद 1311 ईस्वी में जो है जालोर को इन्होंने जीता था। तो 1301, 1303 और 1311 जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्थायी सेना का प्रबंध किया तथा सैनिकों को नकद वेतन दिया था। ठीक है, सैनिकों को जो है कैश पेमेंट जो है उन्होंने दिया था। इसका सेनापति मलिक काफूर था। कौन था आपके साथियों? मलिक काफूर था। किसका सैनिक? अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों को जीता था। दक्षिण भारत के अनेक राज्यों को जीता था किसने? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर एक सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए नेक्स्ट दाग और चेहरा पता की शुरुआत की ताकि सेना में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी की, ताकि सेना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रोका जा सके। नेक्स्ट देखिए अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी नामक विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है अमीर खुसरो ने जो है किन किन को जो है संरक्षण दिया था। तो देखिए अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। ठीक है, तो चित्तौड़ अभियान जो हुआ था उसके अंदर जो है अमीर खुसरो तो आपको पता ही है कि जो है इनके साथ ही थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को जो है इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट देखिए लो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 में जो है शीरी को राजधानी बनाया था। मंगोल के जो आक्रमण हुए थे, मंगोलिया के द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे थे, तो उनसे सुरक्षा के लिए जो है 1304 ईस्वी में जो है इन्होंने शीरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है साथियों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अलाई दरवाजा का निर्माण
किसके द्वारा करवाया गया है साथियों। ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट है, आपको अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम के अंदर इसका आसानी से जो है जवाब दे पाएंगे। ऐसे ही जो है डीपली पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए ख्वाइजनुल, ठीक है, सॉरी खजाइनुल फतू में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को जो है पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, अब देखिए इनको किस किस नामों से कहा गया है, देखो पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, देखो पृथ्वी के ऊपर जो शासक है उनका सुल्तान, युग का विजेता, विश्व का सुल्तान तथा जनता का चरवाहा कहा है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। वापस रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी के शासकों का तान, युग का विजेता, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा कहा है। किसने? खजाइनुल फतू ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो है फताइनुल खुतू में जो है इनको ये इस नामों से जो है पुकारा था साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों, याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं साथियों। ठीक है, याद रखना है आपको इनको पॉइंट्स को। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का देखो पिक्चर आपको साइड में दिख रहा है। अब देखिए, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था तथा उल वासिक विलाह की उपाधि धारण की थी। इन्होंने उल वासिक विलाह की जो है उपाधि धारण की थी। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह प्राय स्त्रियों की पोशाक पहनता था और कभी कभी दरबार में नंगा भी हो जाता था, इसलिए इनको जो है गे भी कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है गे भी कहा जाता है, जिसको हम हिंजड़ा के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, तो इनका जो है पुरुषों के साथ भी जो है संबंध ये बनाता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने सामने, वो है आपके तुगलक शासनकाल। ठीक है, तुगलक शासनकाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए गियासुद्दीन तुगलक, अब देखो तुगलक शासनकाल आ चुका है साथियों, वो खिलजी शासनकाल आपके जो है खत्म हो चुका है। खिलजी शासन जो खिलजी वंश था वो पॉइंट क्लियर हो चुका। अब तुगलक शासनकाल के अंदर जो पॉइंट आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है अपने पास गियासुद्दीन तुगलक। तो देखिए गियासुद्दीन तुगलक का जो है आपके 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है। अब देखिए गियासुद्दीन तुगलक जो है 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। तो दिल्ली का सुल्तान ये कब बना था, या दिल्ली का सुल्तान जो है 1320 ईस्वी में कौन बना था? तो गियासुद्दीन तुगलक जो है आपके दिल्ली का सुल्तान बना था 1320 ईस्वी में। ठीक है, शासक बनते ही उसने प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा उसे। ठीक है, जैसे ही वो शासक बना गियासुद्दीन तुगलक, तो उसे प्रांतीय विद्रोह का जो है शासन जो है सामना करना पड़ा था। वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध था। गाजी मलिक के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? गियासुद्दीन तुगलक को जो है गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला पहला प्रथम शासक था। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो सिंचाई की जाती है तो उसके लिए जो नहरों का निर्माण करवाना पड़ता है, तो उन नहरों का निर्माण जो है करवाने वाला प्रथम शासक कौन था साथियों? तुगलक शासनकाल के अंदर जो है गियासुद्दीन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निजामुद्दीन औलिया से जो है इनका मन मुटाव था। निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, इसलिए जो है इनके और उनके बीच में ज्यादा बनती नहीं थी, या इनके बीच में जो है ज्यादा मन मुटाव रहता था। इनको जो है कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं है, निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, अब देखिए गियासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन करना था। बंगाल के विद्रोह का दमन करना था। किसका? गियासुद्दीन तुगलक का जो है अंतिम सैन्य अभियान। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। गियासुद्दीन तुगलक को है तुगलकाबाद में दफनाया गया था। कहां पर? तुगलकाबाद के अंदर दफनाया गया था। किसको? गियासुद्दीन तुगलक को। इनके नाम से आप पता लगा लेना साथ, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो। ठीक है, आपके तुगलक से तुगलकाबाद आपको बना कर इस पॉइंट को याद रखने हैं ट्रिक्स के तौर पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें साथियों। अगर वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा जो है इसको ग्रुप के अंदर आपको शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेके आता हूं आपके सामने। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास साथियों, वो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका 1325 से लेकर आपके
1351 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है साथियों, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके राजगद्दी पर कब बैठा था, तो देखिए 1325 ईस्वी में। वह जूना खां या जोना खां के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। जूना खां या जोना खां के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था, तो वो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आपके तुगलक वंश के अंतर्गत आता है, ये तुगलक शासनकाल के अंतर्गत ये इसको माना जाता है। तो देख लीजिए आपको जूना खां और जोना खां के नाम से इनको जो है जाना जाता था। इसने दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद जो कि देवगिरी को अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, ठीक है। दिल्ली से जो है इसको दौलताबाद के अंदर जो है आपको इसने जो है अपनी राजधानी को जो है कन्वर्ट किया था, परिवर्तित किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अब देखिए पॉइंट आपको याद रखना है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान, देखिए जो सांकेतिक भाषा था उसका प्रचलन किया था, खुरासान अभियान चलाया था, ठीक है। कराचिल अभियान, ठीक है, कराचिल अभियान तथा दोआब में कर वर्दी आदि महत्वपूर्ण योजनाएं किसके द्वारा चलाई गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई थी साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंगोल शासक तर्मशीरीन का भारत पर आक्रमण हुआ था, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। अब देखिए विजयनगर, 1336 ईस्वी की बात कर रहा हूं, विजयनगर और बहरामी, ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को जो है स्थापना की थी। इन्होंने दो जो है साम्राज्य की स्थापना की थी, तो विजयनगर और एक बहमनी साम्राज्य। विजयनगर की कब की थी, 1336 ईस्वी, और बहमनी साम्राज्य की 1347 ईस्वी के अंदर जो है इसने स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री जिसका नाम था मोरक्को, ठीक है, 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री मोरक्को यानी इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है। अफ्रीकी जो यात्री है मोरक्को जिसका नाम है आपके इब्न बतूता, जो कि भारत में आया था। यार आपको पूछ ले जाए तो 1333 आप बताएंगे, ठीक है। उसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया था, किसके, काजी के पद पर नियुक्त किया गया था, तथा 1342 में इब्न बतूता को सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया था, सुल्तान के राजदूत की हैसियत से उसको जो है चीन भेजा गया था, किसको, इब्न बतूता को, ठीक है। इब्न बतूता ने जो है रहला नामक ग्रंथ की रचना की थी। रहला नामक जो है ग्रंथ की रचना किसने की थी, अगर एग्जाम में पूछ लें आपको तो आप बताएंगे इब्न बतूता ने जो है आपके रहला नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिल्ली सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार विशेषकर होली में भाग लेता था। बहुत ही अच्छी बात है ये भी, ठीक है, होली के अंदर भाग लेता था, ये एक दिल्ली सुल्तान था, ठीक है, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग का गठन किसने किया था, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग का गठन किसके द्वारा करवाया गया था, याद रखना है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अंतर विरोधों का विस्मयकारी विसरण, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, ठीक है, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी आदि नामों से जो है इनको जाना जाता है या ये प्रसिद्ध है। वापस आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं साथियों, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी आदि नामों से जो है इनको जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं, 1351 में जो है आपके सिंध में सिंध यानी थट्टा में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु हो गई थी। कब आपके साथियों, 1351 में, कहां पर, सिंध यानी थट्टा के अंदर जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो है आपके मृत्यु हो गई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने लेके आता हूं साथियों, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने आ रहा है, वह है आपके बदायूनी के अनुसार। देखिए बदायूनी के अनुसार सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, ठीक है, सुल्तान जो था उसको प्रजा से और प्रजा जो थी उसको सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, यह बदायूनी का कहना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट हमारे सामने आ रहे हैं पॉइंट, वो है आपका फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिरोज तुगलक के बारे में, ठीक है। तो देखिए इनका 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक जो है इनके बारे में कहा जाता है, इनका काल माना जाता है। तो देखिए फिरोज तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे कहा जाता है, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो इसका आंसर होगा आपके फिरोज शाह तुगलक को जो है माना जाता है। अब देखिए फतेहाबाद
फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद आदि नगर इन्होंने ही बसाए थे। कौन कौन से हैं साथियों? फिर फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद जो है आपके किसके द्वारा बसाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के बाद। ठीक है, ज्यादातर जो नाम है इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही जो इन्होंने निर्धारित किए थे। देखिए फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। कौन सा जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस पर? ब्राह्मणों पर। उसने जो है 1200 बाग लगवाए तथा नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाया और 1200 बाग बगीचे लगवाए थे साथियों। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। 23 प्रकार के कर जो है इनके शासनकाल तक माने जाते थे, फिर इन्होंने जो है समाप्त कर दिए और केवल 4 कर, कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज और खम्स लगवाए थे। किसके द्वारा? आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सिर्फ 4 कर रख गए थे, बाकी सब 23 के अंदर जो है सभी डिलीट कर दिए गए थे, आपके हटा दिए गए थे। जजिया, जकात, खरात और खम्स लगाए थे। फिरोज तुगलक की आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही थी। फिरोज शाह तुगलक की अगर आपको आत्मकथा पूछ ली जाए कौन सी थी, उसका नाम बताइए, तो फुतुहाते फिरोज शाही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिरोज तुगलक ने दीवान ए बदगान, फिरोज तुगलक ने जो है दीवान ए बंदगान यानी दास विभाग, दीवान ए खेरात यानी दान विभाग तथा दीवान ए इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग आदि विभागों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो कौन कौन से विभागों की स्थापना की थी? दीवान ए बंदगान, दीवान ए खेरात तथा दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग, दास विभाग और दान विभाग। इन विभागों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या, दास जो थे उनकी संख्या 1,80,000 थी। ठीक है, आपको यह याद रखना है इन पॉइंट्स को। 1,80,000 जो है दासों की संख्या आपके किसके शासनकाल में थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। चलिए पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ये देखिए साइड में आपको यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की जो है यहाँ पर पिक्चर आपको मैंने जो है कर रखी है, आपके ऐड कर रखे, इनको आप देख के पता लगा सकते हैं कि ये आपके फिरोज शाह तुगलक है। और इस पेपर की जो है पीडीएफ आपको जो है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी जरूर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश को आप डिस्कस करेंगे जिसका शासनकाल आपके 1414 से लेकर 1414 से लेकर आपके 1451 तक ईस्वी तक माना जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो है आपके खिजर खां। तो देखिए खिजर खां के बारे में पॉइंट आता है 1414 से लेकर 1421 तक। तो देखो सैयद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? तो वह था आपके खिजर खां। खिजर खां ने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए थे इन्होंने। ठीक है, खिजर खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिर्फ रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी खिजर खां ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट आता है अपने पास मुबारक शाह के बारे में। ठीक है, तो देखिए मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से लेकर 1434 तक माना जाता है। इसने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। किसने? मुबारक शाह ने जो है सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। अपने नाम से खुतबा पढ़ाया, अपने नाम से जो है इन्हें खुतबा पढ़ाया और अपने नाम के इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। किसने? मुबारक शाह ने। लेकिन खिजर खां ने कोई भी प्रकार का सिक्का अपने नाम से नहीं चलाया था, अपने शासनकाल में नहीं चलाया था। नेक्स्ट देखिए इसने तारिक ए मुबारक शाही के लेखक, देखो तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। अगर एग्जाम में पूछ लें आपके, ठीक है, मुबारक शाह ने किसको शासन का संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए ताकिर ए मुबारक शाही के लेखक है ताकिर ए मुबारक शाही एक, ठीक है, उनके जो लेखक है याहिया बिन सरहिंदी को जो है इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट को लेके आते हैं। देखो यहाँ पर पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो है खिजर खां की ये पिक्चर है आपके सामने। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मुबारक शाह की पिक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको एग्जाम के अंदर, सॉरी एग्जाम क्या, आपको इंटरनेट के ऊपर देखते ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो है ये है मुबारक शाह और ये आपके खिजर खां है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं अब साथियों। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास
नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, वो है आपके लोधी वंश के बारे में। ठीक है, अब लोधी वंश का पॉइंट आ रहा है साथियों। इससे पहले मैं शुरू करूं उससे पहले जो है एक बार इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, फिर आपके सामने जो है इसको शुरू कर रहा हूं साथियों। तो लोधी वंश के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो लोधी वंश का पहला पॉइंट है आपके सामने साथियों, लोधी सल्तनत का काल, लोधी सल्तनत काल का अंतिम और अफगानों के नेतृत्व वाला पहला शासक परिवार था। ठीक है, अब इसके अंदर जो है पहला पॉइंट आता है वो आता है आपके बहलोल लोधी के बारे में। किसके बारे में है साथियों? बहलोल लोधी के बारे में जो है ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो देखिए बहलोल लोधी के बारे में पहला पॉइंट आ रहा है, तो ये है आपके, इन्होंने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। कब? 1451 में जो है इन्होंने लोधी वंश की इन्होंने जो है स्थापना की थी। बहलोल लोधी ने दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। बहलोल लोधी ने दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। बहलोली सिक्के चलाए तथा जौनपुर पर जो है अधिकार किया था। किसने? बहलोल लोधी ने। ये देखिए बहलोल लोधी की पिक्चर आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास सिकंदर लोधी। ठीक है, जो वंश आता है उसका जो है नाम आपको यहाँ पर साइड में मिल जाएगी, लास्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसे लोधी वंश है तो लोधी 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 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए सिकंदर लोधी का आपको शासनकाल आता है 1489 से 1517 ईस्वी तक। तो देखिए 1504 की घटना आपके सामने लेके आ रहा हूं साथियों। तो देखिए 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसवाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा। कब बसाया गया था? 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया गया था। पहले तो आगरा को बसाया गया 1504 में, फिर 1506 में जो है इसको एक राजधानी के तौर पर अपना लिया गया था। हिंदुओं पर इन्होंने जजिया कर लगाया था। ठीक है, इससे पहले जो है ब्राह्मणों पर लगाया गया था, फिर हिंदुओं पर लगाया गया था। गुल रुकी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखाता था। ठीक है, ये जो है गुल रुकी के उपनाम से जो है फारसी भाषा में जो है आपके कविताएं लिखवाता था। कौन? सिकंदर लोधी। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी ग्रंथ में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया गया था। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी ग्रंथ, ठीक है, उसके अंदर जो है आपकी फारसी भाषा में फरहंगे सिकंदरी नाम से इन्होंने जो है अनुवाद कराया था। गान विद्या के क्षेत्र में लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। किसके शासनकाल में? सिकंदर के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना। गान विद्या के क्षेत्र में जो है लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोधी के। ठीक है, भूमि नाप के लिए गज ए सिकंदरी, भूमि के नाप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा, जो प्राय 30 इंच का होता था, जो कि 30 इंच का था। कौन? गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगरा में बादलगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया गया था। आगरा में बादलगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? सिकंदर लोधी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए सिकंदर लोधी ने भूमि में गड़े हुए खजाने में कई हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, भूमि के अंदर जो भी गड़ा हुआ खजाना मिलता था वहां पर कोई भी प्रकार का यह हिस्सा नहीं लेता था। ठीक है, तो सिकंदर लोधी के बारे में पॉइंट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं, वो है आपके इब्राहिम लोधी से संबंधित। तो देखिए इब्राहिम लोधी का पॉइंट हम आपके सामने लेके आ रहा हूं, उससे पहले देख लीजिए ये साइड में इनकी जो है पिक्चर आपके सामने मैंने रख दी है। तो देखिए 1517 से 1526 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है। अब बात हो रही है अपने 1517 से 18 ईस्वी के बीच की। तो देखिए 1517 से 18 में ईस्वी में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच गटोली का युद्ध हुआ था। कौन सा? गटोली का युद्ध हुआ था 1517-18 की बात है ईस्वी की, जिसमें इब्राहिम लोधी और गटोली का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हुई थी, हार हो गई थी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी। और ठीक है, अब देखिए तारिक ए खान ए जहानी के अनुसार भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक है, यह युद्ध भूमि हुई थी जिसके अंदर मारा गया था, एकमात्र यह सुल्तान था जिसका नाम था आपके इब्राहिम लोधी। शासनकाल कब से कब तक? 1517 से 26 के बीच में इनका शासनकाल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट आ रहा है, वो है आपके सल्तनत कालीन प्रशासन।
लास्ट पॉइंट है आपका इस सीरीज का, इस वीडियो का, ठीक है। देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन क्या था कि तुर्की शासकों द्वारा शासन चलाने के लिए सुल्तान की उपाधि शुरू की थी, ठीक है। सल्तनत काल के अधिकांश सुल्तान तुर्क थे, अधिकांश जो सुल्तान थे वो आपके तुर्क थे। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। महमूद गजनवी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान शासक का प्रधान होता था, ठीक है। सुल्तान जो होता था वो आपके शासन का प्रधान होता था। राज्य का संपूर्ण शासन सुल्तान के हाथ में होता था, जो राज्य होता था उसका संपूर्ण जो शासन काल था वो आपके सुल्तान के हाथ में माना जाता था। वह प्रधान न्यायाधीश, राजनीति और मजहब दोनों के क्षेत्रों का अधिपति था। अब देखिए अमीर के बारे में बात करते हैं। सुल्तान की शक्ति वहां अमीर वर्ग का प्रभाव था, ठीक है। प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। प्रभावशाली जो पद माने जाते थे एक राज्य के अंदर, तो उन पदों पर जो व्यक्ति आपके पदासीन थे उनको जो है आपके अमीर की संज्ञा दी जाती थी, अमीर के नाम से जाना जाता था। अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक हो जाता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल तथा अल्प वयस्क हो जाता था, कम उम्र के अंदर चला जाता था, तब उस समय जो है आपके अमीर की जो है ज्यादा उनका दबदबा बन जाता था साथियों, ठीक है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने जो है संघर्षकालीन भारत का जो है फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है, जिसमें कई शासकों के बारे में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाना है साथियों। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है मुगल कालीन भारत का जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। और उसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जो है हम डिस्कस करेंगे साथियों। आज का ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करके जो है इसको सब्सक्रिप्शन को ऑन कर लीजिएगा। और आप जो है हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर जो है एनवीरा एजुकेशन के ऊपर जो है नाम से जो है सर्च करके आप जो है हमारे साथ जरूर जुड़ें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8306101800 के ऊपर जो है आप अपना नाम और अपना सिटी लेकर जो है सेंड कर दे, ताकि आप अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर से जरूर जुड़े साथियों। इसी के साथ मैं संपत लेर आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।